Hello students, good evening to all of you. So I am going to solve the problems from 9.3 to 9.5 there in this video of chapter 9 there, solids class 11th. So let's start with the question 9.3. The stress strain curve for materials capital A and capital B are shown in the figure. And एक चीज़ यहाँ पर लिख के दे के रखा है, that is the graph are drawn to the same scale. सो ग्राफ्स आर ड्रॉन टू द सेम स्केल और दो डिफरेंट मटेरियल्स का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमारे पास दे के रखा है और हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द टू मटेरियल हैज़ द ग्रेटर यंग्स मॉडुलस। सो स्टूडेंट्स, हमें ग्राफ को देखते हुए यंग मॉडुलस के बारे में बताना है कि किसका यंग मॉडुलस ज़्यादा है। तो यंग्स मॉडुलस यानी कि मॉडुलस का जो फॉर्मूला है इट इज़ बेसिकली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हम जो है यंग्स मॉडुलस बेसिकली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से जो स्लोप है उसका, बिकॉज इट इज़ रेशो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो बेसिकली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप है वहाँ से हम यंग मॉडुलस को डिटर्मिन कर सकते हैं। मीन्स मोर द स्लोप, अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देख रहे हैं, मोर द स्लोप मोर विल बी द यंग मॉडुलस। तो अगर आप ग्राफ ए को देखें और ग्राफ बी को देखें, बी बॉडी के ग्राफ को देखें, तो ग्राफ ए में जो है वो स्लोप जो है वो ज़्यादा है। जो स्लोप है बेसिकली ग्राफ का वो ज़्यादा है फॉर ए इट इज़ ग्रेटर देन बी। तो ऑब्वियसली जो यंग मॉडुलस रहेगा वो मटेरियल ए का जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है विच ऑफ द टू मटेरियल हैज़ द ग्रेटर यंग मॉडुलस। ए मटेरियल हैज़ द ग्रेटर यंग मॉडुलस देन मटेरियल बी देयर, बिकॉज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज मोर फॉर मटेरियल ए। वो हमें क्लियर कट यहाँ पर ग्राफ से दिख रहा है। दूसरा सवाल जो है क्वेश्चन में, विच ऑफ द टू इज़ द स्ट्रॉन्गर मटेरियल, में से जो स्ट्रॉन्गर मटेरियल है वो हमें बताना है। तो स्ट्रॉन्गर मटेरियल का पता हम लगा सकते हैं बेसिकली द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी सस्टेन बाय द मटेरियल, उसकी वैल्यू से हम उसका पता लगा सकते हैं। यहाँ ग्राफ में हमारे पास कोई पॉइंट्स नहीं दे के रखे हैं, लेकिन ये कहा गया है कि ग्राफ्स आर ड्रॉन टू द सेम स्केल। तो थोड़ा अगर हम यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके थोड़ा उसकी मदद से निकालने की कोशिश करें तो हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं ग्राफ के बारे में। सो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। सो इट इज़ लाइक, हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स और यहाँ पर वेरिएशन को ऑब्जर्व करेंगे कि वेरिएशन किस तरह से बन रहा है। देखिए, हमने यहाँ पर एक कोशिश की है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें यहाँ पर, तो जो अपने पास मैक्सिमम स्ट्रेस जो बन रहा है वो ज़्यादा बन रहा है मटेरियल ए के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है, कुछ खास फ़र्क नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो मटेरियल बियर कर सकता है वो है मटेरियल ए। तो इट मीन्स दैट मटेरियल ए जो रहेगा वो मोर स्ट्रॉन्ग रहेगा मटेरियल बी के कंपैरिजन, मोर स्ट्रॉन्ग रहेगा ग्रेटर देन मटेरियल बी से। साथ में हम ये भी यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो मटेरियल ए है आप उसका अगर कॉरस्पॉन्डिंग लाइक ये जो फ्रैक्चर पॉइंट अगर आप देखें तो फ्रैक्चर पॉइंट इसमें थोड़ा आगे है इन कंपैरिजन टू मटेरियल बी। मटेरियल बी में इलास्टिक लिमिट के बाद थोड़ा सा ही प्लास्टिक रीजन रहा है और इसमें काफ़ी बड़ा प्लास्टिक रीजन रहा है। तो यहाँ पर जो फ्रैक्चर पॉइंट आ रहा है, फ्रैक्चर पॉइंट या रप्चर पॉइंट जहाँ पर मटेरियल ब्रेक कर जाएगा, तो फ्रैक्चर पॉइंट जो है वो मटेरियल ए में काफ़ी आगे है इन कंपैरिजन टू मटेरियल बी। तो थोड़ा हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि मटेरियल ए जो है वो मोर स्ट्रॉन्ग है। बाकी यहाँ पर स्केल तो नहीं बनाया गया, लेकिन ये कहा गया है कि ग्राफ्स आर ड्रॉन टू सेम स्केल। तो अगर हम बहुत माइन्यूटली भी ग्राफ को देखें तो ए का थोड़ा सा जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो ए का थोड़ा सा ज़्यादा है बी के कंपेरेटिवली, या उसे ऑलमोस्ट हम सेम भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए जो आंसर है या जो एनसीईआरटी में आंसर दिया गया है वो ऑप्शन ए दिया गया है। दूसरा, हम इसके फ्रैक्चर पॉइंट से भी डिटर्मिन कर सकते हैं कि इसका फ्रैक्चर पॉइंट काफ़ी आगे है इन कंपैरिजन टू मटेरियल बी। सो मटेरियल ए इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन द मटेरियल बी। सो इसका आंसर है मटेरियल ए देन द मटेरियल बी। एंड नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 9.4 देयर। 9.4 जो है वो ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है यंग मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। सो स्टूडेंट्स, ये जो है बेसिकली फॉल्स स्टेटमेंट है। So for example, we put some load on some rubber and then similarly we put the similar load on that some steel wire. तो बेसिकली जो वहाँ पर रबड़ होगा उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन जो है वो डेवलप कर जाएगा, वो परमानेंटली स्ट्रेन हो जाएगा, लेकिन स्टील को जो है वो खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टील का जो इलास्टिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, स्टील का इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा है रबड़ के कंपेरेटिवली। सो इट मीन्स दैट जो यंग मॉडुलस है वो भी, बिकॉज मोर द इलास्टिसिटी मोर द यंग मॉडुलस, इस तरह से दोनों का रिलेशन है। जिसका ज़्यादा इलास्टिसिटी रहता है उसका यंग मॉडुलस भी ज़्यादा होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं मोर यंग मॉडुलस मोर इज़ द इलास्टिसिटी। तो स्टील इज़ वेरी मच लार्ज इलास्टिक इन कंपैरिजन टू द रबड़। तो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज़ ग्रेटर देन यंग मॉडुलस ऑफ रबड़। हम इसे चेक कर सकते हैं। हम वी कैन पुट द सेम लोड ऑन द rubber and also on the some steel wire.
सेम लोड डालने पे जो रबड़ है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डेवलप कर जाएगा, वो परमानेंटली डिफॉर्म कर जाएगा, लेकिन स्टील के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा. इट मीन्स दैट स्टील इज़ मोर इलास्टिक, सो डेफिनेटली इट्स यंग मॉडुलस इज ग्रेटर देन रबड़. तो पहली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड स्टेटमेंट. यहाँ पर स्ट्रेचिंग ऑफ अ क्वाइल इज डिटर्मिन्ड बाई इट्स शेयर मॉडुलस. शेयर मॉडुलस इन मीन कैपिटल जी के बारे में बात की जा रही है. तो स्टूडेंट्स, जब भी हम एक कॉइल को स्ट्रेच करेंगे, लाइक व्हेन वी स्ट्रेच अ कॉइल, तो जब एक कॉइल को स्ट्रेच करेंगे इट विल बेसिकली चेंजेस द शेप. ये कॉइल का जो है वो शेप जो है वो चेंज होगा यहाँ पर विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ. अगर हम उसको जो है बेसिकली इलास्टिक लिमिट में कर रहे हैं, तो स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज बेसिकली डिटर्मिन्ड बाय द शेयर मॉडुलस. ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. तो जब भी हम एक कॉइल को स्ट्रेच करेंगे वहाँ पर देर इज change in shape basically without any change in the length of the wire. So it means that वहाँ पर जो मॉडुलस इन्वॉल्व है वहाँ पर shear मॉडुलस भी इन्वॉल्व रहेगा. Whenever we are going to stretch a coil, it's like shape is changing there but length में कोई change नहीं होगा. So there is involvement of shear modulus. So हम वहाँ पर shear modulus की मदद से जो stretching of coil है उसको determine कर सकते हैं. तो ये जो statement है ये basically true statement है. Shear modulus involved there, so the stretching is being determined with the help of shear modulus or its knowledge of shear modulus. So इसका जो आंसर है वो है true statement. Now let's come to problem number 9.5 देयर. 9.5 प्रॉब्लम में डायग्राम हमारे पास बना के दे के रखा है. वी हैव टू वायर्स, उनका डायमीटर दिया है, एक स्टील का है और अदर जो है ब्रास का है. दे आर लोडेड एज शोन इन द फिगर. अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील इज गिवन टू अस, ऑल्सो ब्रास इज गिवन टू अस. अनलोडेड मीन्स दैट उनका जो ओरिजिनल लेंथ है, जैसे कि जो एल है वो स्टील के लिए है 1.5 मीटर और जो एल है वहाँ पर ब्रास के लिए वो दे के रखा है 1 मीटर देर. तो कंप्यूट द इलोंगेशंस ऑफ द स्टील एंड ब्रास वायर. तो ये इस तरह का कुछ अरेंजमेंट देके रखा है. हमें उनका जो है वो इलोंगेशन पूछा गया है. स्टूडेंट्स, इलोंगेशन मीन्स हमें डेल्टा एल पूछा गया है. तो डेल्टा एल स्टील हम किस तरह से निकालेंगे. हम यहाँ पर आप जानते हैं कि यंग मॉडुलस या स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रिलेशन है, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन. स्ट्रेन हम जानते हैं, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल. तो बेसिकली उस फॉर्मूले की मदद से हम यहाँ पर डेल्टा एल को फाइंड आउट कर लेंगे. तो डेल्टा एल का जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज बेसिकली फोर्स, हम जिसको लोड या फोर्स के नाम से जानते हैं. तो इट इज़ फोर्स इनटू लेंथ एंड इट इज़ बीइंग डिवाइडेड बाय एरिया एंड इट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय यंग मॉडुलस. ये रिलेशनशिप हमने कहाँ से लिखा स्टूडेंट्स, हमने इसे इसी ही रिलेशन से लिखा है. जैसे कि अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर, तो स्ट्रेस इज लाइक फोर्स अपॉन एरिया एंड इट इज़ यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल अपॉन एल. तो हमसे डेल्टा एल पूछा जा रहा है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर एल वहाँ गया है, यंग मॉडुलस नीचे है. तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है. तो पहले मुझे लिखना है स्टील के लिए, तो मैं लिखूंगा लोड फॉर स्टील, एरिया फॉर स्टील एंड देन लेंथ ऑफ स्टील एज वेल एज यंग मॉडुलस ऑफ स्टील. तो इस तरह से हम डेल्टा एल एस फॉर स्टील निकालेंगे एंड देन आफ्टर वी विल फाइंड सिमिलरली यही फॉर्मूला हम राइट करेंगे ब्रास की वायर के लिए. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डेल्टा एल एस को पहले सॉल्व कर लेंगे. डेल्टा एल स्टील इज इक्वल टू, सबसे पहले बात आती है लोड की. अगर आप स्टील की वायर को देखिए तो यहाँ पर जो लोड है एक 4 kg है और एक 6 kg का लोड है. तो बेसिकली स्टील के ऊपर जो लोड पड़ेगा वो 4 kg और 6 kg दोनों की वजह से पड़ेगा. तो यहाँ पर लोड मीन्स वेट देयर, वेट निकाला जाता है mg. वेट के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होगा mg. सो मास जो बन रहा है फॉर स्टील वायर, स्टील वायर के ऊपर जो लोड पड़ रहा है वो 4 kg और 6 kg दोनों की वजह से पड़ रहा है. सो इट इज़ बेसिकली 10 kg, बट इसको हमें वेट में लिखना होगा. इट इज़ लाइक 10 इंटू 9.8. तो ये हमारे पास वैल्यू है लोड का. इंटू स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ स्टील वायर क्वेश्चन में गिवन दे के रखा है वो है 1.5 देयर एंड देन विल सॉल्व इट. देन एरिया है, एरिया आप जानते हो एरिया रहता है पाई आर स्क्वायर. सो इट इज़ लाइक 27. डायमीटर दिया है, डायमीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे स्टूडेंट्स. डायमीटर दिया है 0.25 सेंटीमीटर. सो बेसिकली हमें इसको कन्वर्ट करना होगा. हमें इसका पहले रेडियस बनाना होगा यानी कि 0.25/2 सेंटीमीटर, जिसे कि हम लिख सकते हैं 0.125. लेकिन बाद में मीटर में भी बदलना होगा तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई भी करना है. तो यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला रहेगा पाई आर स्क्वायर. सो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0.125 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर. तो ये हमारे पास वैल्यू बन रही है एरिया की. मल्टीप्लाइड बाय स्टील का यंग मॉडुलस जो रहता है वो रहता है 2 इंटू 10⁻11. सो विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ और यहाँ पर इसे सॉल्व करने के बाद हमें डेल्टा एल फॉर स्टील मिल जाएगा. सो स्टूडेंट्स व्हेन यू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इस वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे,
तो आपके पास डेल्टा एल फॉर स्टील आएगा 1.49 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। सो दिस इज द आंसर। तो सिंपल इसे आप स्ट्रेस स्ट्रेन और मॉडुलस के रिलेशन से सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पर जो बात यह है कि अगर आपके पास आप स्टील की रॉड को देख रहे हैं तो स्टील की रॉड पर जो लोड पड़ रहा है वो 4 kg और 6 kg दोनों की वजह से पड़ रहा है, तो टोटल लोड जो है वो 10 बन रहा है। बाकी सिंपली जो कैलकुलेशन दे के रखी हैं एरिया का है और वो यंग मॉडुलस का वैल्यू है और लेंथ है, वो सिंपल पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अगर बात आएगी यहाँ पर डेल्टा एल फॉर ब्रास वायर, तो उसके लिए भी यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, लेकिन ब्रास वायर के ऊपर जो लोड पड़ रहा है, जो ब्रास वायर 1 मीटर का आपको दिख रहा है उस पर जो लोड पड़ रहा है वो सिंपली 6 kg का है। तो यहाँ पर 6 kg मीन्स लोड मीन्स 6 into 9.8 देयर मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर आएगा लेंथ ऑफ ब्रास वायर जो कि गिवन दे के रखा है हमारे पास 1 मीटर, तो यहाँ हम सबस्टिट्यूट कर देंगे 1 मीटर। अगेन डिवाइडेड बाय एरिया, डायमीटर दूसरी वायर का भी हमारे पास जो है दे के रखा था 2.25 सेंटीमीटर, वन मेड ऑफ स्टील। सो बेसिकली दोनों का डायमीटर सेम दे के रखा है। सो एरिया वाज लाइक 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर स्टूडेंट्स। पहले हमारे पास डायमीटर था, हमने उसका रेडियस बनाया था, तो ये बन जाएगा मीटर में कन्वर्ट करने पर 10⁻⁻², और ये रेडियस का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगाया जा रहा है। और जो ब्रास का मॉडुलस है वो है बेसिकली 0.91 इंटू 10⁻11। सो इट इज़ 0.91 इंटू 10⁻11। एनसीईआरटी में इन मटेरियल्स के मॉडुलस जो है वो दे के रखे हैं, आप वहाँ से वैल्यूज नोट कर सकते हैं। सो डेल्टा एल फॉर ब्रास, इसे सॉल्व करने पर आपके पास इसका आंसर आएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ meter. So this is the elongation of brass wire, and that upper one like 1.49 into 10⁻⁻4 is elongation for steel wire. तो इस तरह से आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आई जस्ट होप आपको प्रॉब्लम समझ आए होंगे। विद दैट थैंक यू वेरी मच।